ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अदील ने हमें ज्वाइन किया। अदील अहमद एमपीए पीटीआई सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मुल्क की सियासत में हलचल है, पंजाब के हालात आपके सामने हैं। उसके बाद इस्लामाबाद में छोटे से इलेक्शंस होते हैं और पंजाब इस्लामाबाद है कितना, उस पे भी मना कर दिया जाता है बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। क्या समझते हैं, क्या चाह रही है वफाकी हुकूमत? आप इलेक्शन चाहते हैं, वो इलेक्शन से पीछे भागने वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का इलेक्शन करवाना, ये अपोजिशन की जमातों के लिए, जो पीडीएम है, जो कि ये चोरों और डाकुओं का टोला इकट्ठा हुआ है, इनके लिए और इदारों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। एक आपकी नजरों से एक रिपोर्ट गुजरी होगी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जिसका आपने जिक्र किया कि मुलतवी करवा दिए गए। उसमें टोटल यूसीज जो है वो 101 है। पीएमएलएन की पोजीशन जो है वो 25 पे है, पीपल्स पार्टी की 2 पे है, पीटीआई की 63 सीटों पर है, इंडिपेंडेंट की 6 सीटों पर है। और उसके साथ जो रिमार्क्स लिखे गए वो लिखे गए कि अबव असेसमेंट इज बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ पार्टीज as well as some independent candidates. As of now, PTI is regarded most popular party in the capital. तो इस पॉपुलैरिटी को और इस रिपोर्ट को और इस सर्वे को देखते हुए फैसला ये किया गया कि बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुलतवी करवा दिए जाएं। और कराची के अंदर 7 मरतबा ऑलरेडी इलेक्शंस जो है वो मुलतवी करवा दिए गए हैं। और अब दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो कराची के और इस्लामाबाद के, चाहे वो मुल्क भर में जनरल इलेक्शन हो। ये एक डरावना ख्वाब है पीडीएम की जमातों के लिए भी और इदारों के लिए भी। तो इसी वजह से जो है वो इलेक्शन से भागा जा रहा है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पीडीएम इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन पीडीएम जो मकसद हासिल करना चाहती थी वो तो अभी जो परवेज इलाही वाला सारा सीन हुआ है कि गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया, उसके बाद अब ये एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वो टाइम तो उन्होंने ले लिया जो टाइम लेना था। इसका मतलब है कि आगे जो है आप वाली स्केजुअल पे इमरान खान साहब जिस तरह से चाह रहे थे उस स्केजुअल पे तो इलेक्शंस नहीं होने वाले, ये आगे ही कहानी जाएगी। देखिए, असल बात क्या है? असल बात ये है कि जब इमरान खान साहब ने जनरल इलेक्शंस की डिमांड की कि मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएं और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाई, तो उस वक्त मरियम नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दीगर जो है ये ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर बड़े बड़े जो इनके सूरमा हैं, उन सब की तरफ से बयान आना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शंस के लिए सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस है तो वो पंजाब की और केपी की असम्बलियां तहलील करके दिखा दें, हम जनरल इलेक्शंस करवा देंगे, हम बाय इलेक्शन नहीं जाएंगे। ये बयानात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप भी अपने टीवी की स्क्रीन पे चलवा सकती हैं, ये सारे बयानात इनके मौजूद हैं। जब इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर और केपी के अंदर असम्बली तहलील करने का फैसला किया तो ये लोग अपने उस बयानिए से वापस भागे। इन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न लिया, जो किंग ऑफ यू टर्न है वो इन्होंने लिया, और इन्होंने अपने इलेक्शंस का जो नैरेटिव था इनका कि हम बाय इलेक्शन में नहीं जाएंगे और हम इलेक्शंस करवा देंगे, उससे ये भाग गए, उससे राह फरार इख्तियार की। और उसकी वजह यही रिपोर्ट है जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई आपके शो में, कि जो एक इदारे की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो है वो 63 सीटों पर पीटीआई जीत रही है। सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी इस वक्त पीटीआई है। यही हाल पूरे मुल्क के अंदर है और इसी वजह से जो है वो पंजाब और केपी में भी इलेक्शन से जो है या मुल्क में जनरल इलेक्शन से पीडीएम की जमातें भाग रही है। असल बात यह है। अच्छा, बाकी जो है वो जब हमने असम्बली तहलील करने का फैसला किया तो उसमें ये अदम एतमाद ले आया, फिर गवर्नर के जरिए गैर आईनी तौर पर एतमाद के वोट का कहा गया और फिर मामला जो है वो अदालत में गया। तो ये जो सारा वो है सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इससे पीडीएम की जमातें भी और मुल्क के मुख्तलिफ हल्के भी बुरी तरह। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है मुझे। इसमें पीडीएम की जमातें और मुख्तलिफ हल्के जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं कि दोनों जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अच्छा, ये रिसेंटली अभी फवाद चौधरी साहब का बयान आता है कि एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बेनजीर भुट्टो के मजार पर तमाशा लगा दिया। ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां कहा गया, जाहिर सी बात है
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल आपके लीडर के खिलाफ बहुत कुछ कहा। ये कभी एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ भी तो थी, उस वक्त कौन कठपुतली था, क्या सिलसिला था? देखिए, एक गलत नैरेटिव जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ सामने आता है। वो ये है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट में लेकर आई, और असल जो हकीकत है वो ये है कि 2013 के अंदर भी तहरीक इंसाफ अवामी ताकत से काफी सारी सीटें जीत चुकी थी। एस्टेब्लिशमेंट कहें या इदारे कहें या आपको इस मुल्क का गंदा जो निजाम है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में भी बहुत सारी सीटें हरवाई। 2018 में भी हम जो है वो क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थे। आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया और तहरीक इंसाफ की सीटों को कम करवाया गया ताकि तहरीक इंसाफ को जो है वो असेंबली के अंदर टफ टाइम दिया जा सके और कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। तो ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नैरेटिव, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वो होती है जिसके पास अवामी ताकत ना हो, जो अवाम के अंदर ना जा सके, जो अवाम का वोट ना ले सके, जो अवामी मैंडेट लेकर ना आ सके, और वो किसी चोर दरवाजे की तलाश में हो, जिस तरह पीडीएम की जमातों ने चोर दरवाजे के जरिए एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से, इदारों की सपोर्ट से अदम एतमाद लेकर आए, अमरीकी मुदाखलत से और अमरीकी साजिश से अदम एतमाद लेकर आए और मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट लेकर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया। तो असल कठपुतलियां एस्टेब्लिशमेंट की वो है जो कि अवामी मैंडेट ना रखने के बावजूद चोर दरवाजे से जो है वो इक़्तिदार पर काबिज हुई और आज भी इलेक्शन से भाग रही है। तहरीक इंसाफ हर वक्त इलेक्शन में जाने को तैयार है। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन में भी अवाम के अंदर जाने को तैयार है, जनरल इलेक्शन में भी जाने को तैयार है। तो जो जमात अवामी मैंडेट से ना घबराए, अवाम में जाने से ना घबराए, उसको एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली नहीं कहा जाता। एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली कुछ देर पहले अदी हमारे साथ लाइन पे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि स्टूडियो में अजीम साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। ये बात अजीम ने कही थी, चले मैं अजीम से इसका जवाब पूछती हूँ। अजीम, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसकी सपोर्ट रही थी इमरान खान साहब को, और केपी की हुकूमत के बारे में भी आपने 13 से ही कहानी आपने बताई कि ये वो तो कह रहे हैं जी कोई ऐसी बात नहीं थी, ये सिर्फ एक बयानिया गढ़ा जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। असल में एस्टेब्लिशमेंट कहे या इदारे कहे या मुल्क का निजाम कहे, उन्होंने हमें हरवाया है 2013 में भी और 18 में भी। नहीं, आपकी बात की बिल्कुल नफी है। आप असल में प्रोग्राम में देर से आए, मैं अजीम से पूछूंगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही इस बात पे स्टार्ट हुआ था। अजीम, थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और बात कर रहे थे, अभी अदील ने तो बिल्कुल उसको कहा कि ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं अदील साहब की बात के जवाब दे दूं कि ये देखें, जो स्टेटस को की सियासत की मैंने बात की कि ये मतलब चाहे पीडीएम हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो, तो आप जो यू टर्न की बात की अदील ने, देखें यू टर्न की सुन्नत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कायम की है वो तो खान साहब ने की है, और यू टर्न के फ़ज़ाइल भी सुने। तो आज पीडीएम यू टर्न ले लिए तो उन्हीं की सुन्नत को फॉलो कर रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मतलब जो पीटीआई ने किया वही पीडीएम आज कर रही है कि उन्होंने यू टर्न लिया अपनी चीज़ों पर। तो ये चीज़ें तो हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो तोशा खाना की बात हो, तोशा खाना से उन्होंने भी, पीडीएम ने भी फ़ायदा उठाया, और तोशा खाना से खान साहब ने भी बात तो मदीने की रियासत की थी और लोगों को बताया था कि मदीने की रियासत में क्या ऐसा होता था कि आप कहें मेरा तोहफा मेरी मर्जी, आपको तोहफा आई मीन बीइंग हेड ऑफ द स्टेट आई मीन इट इज़ हैज़ बीन रिवॉर्डेड टू यू, और क्या आपने मुल्क की जग हसाई करवाई कि आपने उस तोहफे को किस तरीके से नीलाम किया, और उसके बाद आप जो है बड़े उसके साथ एतमाद के साथ आकर लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैंने बेच दिया। इसी तरीके से जो है 2013 के इंतखाबात में आरटीएस बैठा तो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी तो पीटीआई है, वरना पीटीआई का कोई इस तरह का वजूद तो नहीं था। पीटीआई को तो समझ ले रिवॉर्ड किया गया, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट उनकी फेवर में थी, और ये तजर्बा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया पीटीआई की सूरत में, और उसका खमियाजा भी उन्होंने भुगता कि किस तरीके से मुल्क पर जो कर्जों का बोझ। तो मैं वही कह रहा था कि चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इनकी जो एक्ट है, इनका जो पॉलिटिकल मनूवर है वो सेम है। सिर्फ इनका जो एजेंडा है कि वो इक़्तिदार का हसूल किया जाए, अपनी जेबें किस तरीके से भरी जाए, अपने लोगों को, जिस तरह मैंने एक मिसाल दी, अदील साहब इसका जवाब ले लें, किस तरीके से पाकिस्तान के 10 बड़े ग्रुप्स को 50 अरब रुपए का 1% इंटरेस्ट रेट पे कर्जा क्यों दिया गया। मुझे बताएं कि पाकिस्तान 16% पे बोरो करके और 1% पे आपने जो है पाकिस्तान की लीड जो शराफिया है बिजनेसमैन की, क्योंकि वो इलेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। कराची इलेक्ट्रिक जो है वो उसका केस सबके सामने आ गया कि कराची इलेक्ट्रिक को किस तरीके से पीटीआई ने फैसिलिटेट किया, किस तरह से इलेक्शन फंडिंग में, ये सारी चीजें तो सामने आ गई जिसकी कोई तरदीद भी नहीं आई। तो ये सारी जब इस तरीके से माफियाज को सपोर्ट की जाएगी, इतना भारी भरकम, मैंने कहा था 3 चीजों की पाकिस्तान में सियासत होती है,
नोटों की, लोटों की और बूटों की। तो नोटों की जो पूरी सपोर्ट थी वो पूरी, और इस तरह से बूटों की पूरी सपोर्ट 13 में पीटीआई के साथ थी, आज वो पीडीएम के साथ है। तो आप नाराज हैं कि क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। तो दोनों की जो लड़ाई है, दोनों को एजेंडा है, वो इक्तदार का असूल है, अवाम के लिए रिलीफ नहीं है। महंगाई उस दौर में भी बढ़ती थी, महंगाई आज भी बढ़ रही है। अदलो इंसाफ का निजाम उस दौर में भी मुतासर था, आज भी मुतासर है। बदअमनी कराची की सूरत हाल आपके सामने, उस दौर में भी लोगों को, नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता था, आज भी बेचारे एक एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को जो है एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने कत्ल कर दिया गया। तो मान लेंगे थोड़ा बहुत अगर कराची का सही हुआ था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में कोशिश की गई। कराची का तो देखें, अलमिया 1100 अरब रुपए का, खान साहब कराची को एक बहुत बड़ी तादाद में सीटें कराची की जो है वो पीटीआई के पास है। मुझे बताएं पीटीआई की कराची के अंदर कारकर्दगी क्या है? 1100 अरब रुपए का वादा किया आपने, वो 1100 अरब रुपए कहाँ है? कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से देख लें आप, 3 हुकूमतों ने मिलकर ये जो बीआरटी कराची का प्रोजेक्ट है, एक रूट का सिर्फ उसको मुकम्मल किया। आज उसकी सूरत हाल देखें, क्या वो एज पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर स्टेटस पर मौजूद है? मतलब उसकी एक्सकेवेटर्स जो है वो तक नहीं, एलिवेटर्स वो तक नहीं चलती। तो ये तो बुरा हाल कराची की जो आपकी M9 है, वो कराची के लोगों के साथ क्या मजाक हुआ है। तो इन कराची जो है वो सिर्फ टैक्स देने के लिए है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो, दोनों बराबर की अदील आपकी तरफ आते हैं। अदील, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी पार्टी हो, ये अजीम अनवर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी सपोर्ट रही है, कोई इसमें बात नहीं है। इमरान खान साहब ने भी वही सब कुछ किया है जो अभी ये वाली गवर्नमेंट कर रही है। कोई आप लोगों में उनमें कोई फर्क नहीं है। आप किस बात का चोर डाकू फिर कहते हैं उन लोगों को? ये क्या सिलसिला है? और वो कहने जी आपने अपनी माफियाज को भी सपोर्ट किया है, आपने कर्जे भी कम पैसों में दिए हैं, और ये सब सिलसिला है। तो पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे अगर ये सारी चीजें वैसी ही हैं? किस तरह से बताएंगे इस चीज को? देखिए, ये तो एक फजूल किस्म का आर्गुमेंट है और लाइल्मी और कम इल्मी, और मैं ये समझता हूँ कि बददियानती की बुनियाद पर ये बयानिया जो बनाया जाता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी वही किया जो कि बाकी जमातों ने किया, या तहरीक इंसाफ ने कराची में डिलीवर नहीं किया, या तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आई। तो ये एक गलत किस्म का बयानिया है जो कि बनाया जाता है, जो कि बददियानती के ऊपर, और जो कि मैं ये समझता हूँ कि कम इल्मी या ला इल्मी या मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है वो बनाया जाता है। असल हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस मुल्क की सियासत में जितनी स्ट्रगल की है, किसी तारीख में कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं मिलता जिसने इतनी लंबी स्ट्रगल की हो, जिसने 26 साल जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो स्ट्रगल करके आया हो और अवामी ताकत के जरिए आया हो। 2013 के इलेक्शन में आप कराची में देखें, बड़ी तादाद में कराची से तहरीक इंसाफ ने वोट लिए, जो कि रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। वो धांधली जो कराची में हुई, वो धांधली जो पंजाब में हुई, जिसके खिलाफ 126 दिन धरना जो है वो इमरान खान साहब ने दिया और तहरीक इंसाफ ने दिया, जिसके खिलाफ एक कमीशन बना अदालती, जिसके अंदर 40 फाइंडिंग्स आई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है उसमें बद इंतजामी, बदउनवानी और बुरी तरीके से जो है वो उसमें मेल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो है वो इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ कराने में उस वक्त भी नाकाम हुई थी। वो सबके सामने, अगर वो इलेक्शन साफ शफाफ होते, उसमें धांधली के जरिए और सिस्टम जो है वो कंट्रोल ना करता, आरटीएस सिस्टम के जरिए तहरीक इंसाफ का रास्ता ना रोका जाता, तो तहरीक इंसाफ उस वक्त भी मुल्क में मेजर ऑपोजिशन, अगर हम गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में ना भी आते तो हम मेजर ऑपोजिशन होते, ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेजर ऑपोजिशन के तौर पर नेशनल असेंबली के अंदर सामने आती। इसी तरीके से 2018 के अंदर भी हम अक्सरियती सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। हम 2/3 मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते अगर तहरीक इंसाफ का रास्ता ना रोका जाता। तो ये जो बयानिया बनाया जाता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए, ये इंतहाई गलत और मिस इन्फॉर्मेशन और बदबयानती की बुनियाद पर जो है वो मबनी है। हम जो है वो 26 साल स्ट्रगल करके और पूरा सियासी तरीके से और जमहूरी तरीके से अवामी ताकत और अवामी मैंडेट से जो है वो हम आए। अब अगर ये बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ ने कोई काम नहीं किया, तो वो भी इंतहाई गलत है। आप हमारी इकोनॉमी की फिगर्स उठा के देख लें, आप हमारी ग्रोथ की फिगर्स उठा के देख लें, आप हमारी रेमिटेंसेस की फिगर उठा के देख लें। 6% की शरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ नहीं कह रही। ये पीडीएम की जब हुकूमत आई तो इनकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिगर्स निकाली, इन्होंने खुद माना कि 6% की रफ्तार से हम जो है वो तरक्की कर रहे थे। मेरे भाई जो जमात इस्लामी के हैं, जो कि एक गलत बयानिया बनाने की अभी कोशिश कर रहे थे
कि हमने जो है वो के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट किया। हमने के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट नहीं किया, हमने कराची के लोगों को फैसिलिटेट किया। हमने 850 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को दी, के इलेक्ट्रिक को इसलिए दी कि कराची के अंदर लोड शेडिंग ना हो। और हमारे दौर में कराची के अंदर लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो सिफर के करीब हो गई थी। हमने कराची के लोगों को फैसिलिटेट किया, एनटीडीसी के जरिए लाइनें बिछाकर कराची को इजाफी बिजली दी। हमने के इलेक्ट्रिक को फैसिलिटेट नहीं किया, हमने बड़े बिजनेसमैनों को फैसिलिटेट नहीं किया, हमने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस करने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स को हमने जो है वो फैसिलिटेट किया, उनको सस्ते कर्जे दिए। उसकी मदद से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इस मुल्क में। 10% की शरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इजाफा हो रहा था। आपकी जो हमारी इंडस्ट्री है वो बढ़ रही थी, टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा था, नई इंडस्ट्रीज लग रही थी, रोजगार जनरेट हो रही थी। इंटरनेशनल लेबर सर्वे के मुताबिक जो है वो हमने हमारी फिगर्स नहीं है, इंटरनेशनल लेबर सर्वे की फिगर्स है कि 83 लाख जो है वो नौकरियां जनरेट हुई हमारे दौरे हुकूमत में। हमने किसानों को फैसिलिटेट किया। किसानों को जब हमने फैसिलिटेट किया तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी क्रॉप्स है 5, वो रिकॉर्ड फसलें पाकिस्तान के अंदर हुई। ये सारी तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है। कराची के लिए बात करें तो ग्रीन लाइन तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल करके दिया, नाले आपको तहरीक इंसाफ ने साफ करके दिए और बना के दिए, आपको K4 के ऊपर तहरीक इंसाफ ने काम शुरू करवा के दिया, आपको कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर 22 अरब रुपए के वो जारी करके फंड जारी करके तहरीक इंसाफ ने काम शुरू करके दिया, आपको K4 के ऊपर तहरीक इंसाफ ने काम करके शुरू करके दिया। आप उस वक्त हमारे दौर में देखें कि हम बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में कोविड आया, इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें ऊपर गई, हमने फिर भी सब्सिडीज दी। 55 रुपए किलो आटा हम दे रहे थे, आज वो 125-130 रुपए किलो पे जा चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जो है वो इस चीज का जिम्मेदार है कि हमारे दौर में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में बूम आया, वहां पे रोजगार जनरेट हुआ और ये पीडीएम की जब जमातें आई इकट्ठी, इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया हर सेक्टर। कहने का मकसद ये है कि ये जो गलत बयानियां और गलत तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है, खुदारा बददियानती का इर्तिकाब ना किया जाए, बददियानती के मुर्तकिब ना हो और आवाम को सच बताया जाए, आवाम को हकाइक बताए जाए। कौन जो है वो हुकूमत में आने के बाद किसने अपने 1100 अरब रुपए के केसेस जो है वो माफ करवाए, किसने जो है वो नैती कवानीन में तरमीम की, किसने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज वोटिंग का जो राइट है उसको खत्म किया, किसने जो है वो। चलिए अदील, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है। यकीनन इस पे बहुत सारी बातें आपने कही हैं और हमारे बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए। मुद्दा सिर्फ इतना है कि बददियानती वाला जो लफ्ज़ है ये नहायत अहमियत रखता है। ये बददियानती हम करें, कोई करे, कोई सियासतदान करे, ये नस्लों को जवाब देना पड़ेगा। मजीद इस पे बात करेंगे, जो अदील ने बातें की इस पे जवाब जरूर लेना पड़ेगा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, अजीम की तरफ जाएंगे। अजीम, कि इतनी सारी काम वो लोग करते हैं, आप लोग बिला वजह पीटीआई पे तनकीद आप करते हैं, वो तो सांस नहीं ले पा रहे थे और आपने तो बहुत कुछ कह दिया। लेकिन उससे पहले एक मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, राकेश मोतियानी साहब, पीपल्स पार्टी से। वो भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करें, बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन पहले मैं अजीम की तरफ आऊंगी। अजीम, क्या कहते हैं? लेकिन ये तो दूध का दूध और पानी की तरह है कि 1100 अरब रुपए का जो वादा किया था, जो बददियानती की बात की, बददियानती तो आप कर रहे हैं, तो क्या 1100 अरब रुपए मिल गए कराची को? कराची की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिफॉर्मेशन के हवाले से बात हुई थी, क्या वो रिफॉर्म हो गया? कराची का K4 का मंसूबा क्या 4 साल में सबसे बड़ा इल्जाम आपने केई वाला लगाया था, उसको उन्होंने जवाब दिया। वो कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से ये चीज़ तो सबके सामने, कराची इनका जो स्कैंडल आया था फॉरेन फंडिंग का, उसके अंदर जो सबसे बड़ा इनका इन्वेस्टर था वो तो कराची इलेक्ट्रिक जो आरिफ नकवी साहब है। मतलब ये चीज़ें जो सबके सामने आया है, तो वो फंडिंग आपको क्यों दी गई? मतलब कराची इलेक्ट्रिक, आरिफ नकवी आपको क्यों फंड कर रहे हैं? तो ये सवाल मतलब ये बनता तो है ना। उसके बाद आप बददियानती का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो बददियानत तो आप खुद भी हैं। तोशा खाने से जिस तरह से दीगर पीडीएम की जमातों ने फ़ायदा उठाया, उस तरीके से आपने भी फ़ायदा उठाया। तो जो काम वो करते थे वो काम आपने भी किया। अगर आप ईमानदारी के साथ हुकूमत करते, अगर आप जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आते, एम्प्लॉयमेंट की बात करते, आईटी को एम्पावर करने की बात करते, तालीम को बेहतर करते। ये बहस हम करते रहते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, स्पेशली कराची के हवाले से। ये जितने मंसूबे गिनवा रहे हैं, इसके अंदर इनका अपना मंसूबा कौन सा था जिसपे इन्होंने काम किया? ये नया मंसूबा लेके आए हों? और देखिए, K4 के नाम पे कराची के लोगों को जो भी आता है वो बेवकूफ़ बनाता है। नेमतुल्लाह खान साहब K3 मुकम्मल करके गए और K4 को स्टार्ट करके गए। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब K4 के साथ खेलते रहे कि हम इसको मुकम्मल करेंगे। और जो मतलब उस दौर के अंदर जो 40 अरब रुपए में वो मंसूबा बनता था, वो 100 अरब से ज़्यादा तजावज़ कर गया।
फिर जब जमात इस्लामी ने इस हवाले से स्ट्रगल की, लोगों को जो है मोबिलाइज किया, एक एफर्ट्स की, इसके नतीजे में एक समझ लें हाइप क्रिएट हुआ, तो उसके नतीजे में इन्होंने सिर्फ ऐलान किया कि हम K4 पर काम शुरू। आप मुझे बताएं K4 के हवाले से कोई काम हो रहा है? कराची को कोई पानी का वाकई मंसूबा मिलने वाला है? K4 पे कितना काम हो चुका है? तो ये तो लोगों को झूठ बोलने वाली बात है ना, झूठ पर मबनी सियासत है। K4 पे तो कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इसकी एक इनिशियल फिजिबिलिटी बनती है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो फिजिबिलिटी बनाती है, उस फिजिबिलिटी बनाने के ऊपर वो जो है करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, अरबों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन वो मंसूबा आज तक जो है वो वहीं जो है वो हवा में लटक रहा है। और इंशाल्लाह जमात इस्लामी का वादा है, अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसके नतीजे में हमारा मेयर आता है, तो इंशाल्लाह हमारे पास वफाकी हुकूमत नहीं है, सूबाई हुकूमत नहीं है, लेकिन बल्दियाती हुकूमत अगर मिलती है तो जिस तरह नेमतुल्लाह साहब ने K3 का मंसूबा मुकम्मल किया था, इंशाल्लाह जमात इस्लामी का सिंध मेयर गवर्नमेंट K4 से का क्या उम्मीद है आपको? इलेक्शंस सिंध होंगे, गवर्नमेंट क्या तो होगा? देखें, बल्दियाती इंतखाबात में आपको कोई खौफ है, कोई ऐसी रिजर्वेशंस हैं कि आप समझते हैं कि जी कुछ गलत हो जाएगा? देखें, ये बल्दियाती इंतखाबात का जो पूरा फ्रेमवर्क है, आई मीन फ्रॉम द डे इट वाज अनाउंस्ड, इट वाज टू बी अनाउंस्ड, उस डे से इनकी जो समझ लें कि जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, किस तरीके से वो बददियानती से इस मामले को मैनेज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जिस तरह की हल्का बंदियाँ की गई कि जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ वोट ले सकती है, वहाँ 15,000 की आबादी पर इन्होंने एक जो है वो यूसी बनाई, और ऐसी आबादी जहाँ से इनको कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ 50,000 60,000 की आबादी पर एक यूसी बनाई। उसके बावजूद जमात इस्लामी ने कहा कि हम इस पॉलिटिकल स्ट्रगल को जारी रखेंगे। और सबसे देखें, लोकल ग्रास रूट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, KP के हो, जमात इस्लामी ही चूंकि ग्रास रूट लेवल पे उसकी वो नुमाइंदगी, वो लोग मौजूद हैं कि जो जमात इस्लामी एक यकीन रखती है कि हम वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। तो उसके नतीजे में कराची के हवाले से कोशिश की, लेकिन जमात इस्लामी के उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स, मेरी बात सुने, आप अगर हल्का बंदियों की बात करते हैं, चले हल्का बंदियां अगर हो गई हैं तो फिर तो आप नहीं आ सकते। हम फिर भी उसके बावजूद इनको ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? आई मीन इट्स बिन द 7th टाइम, आई मीन के इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो अगर आगे भी ऐसा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी देखें, PDM की जमात, वही स्टेटस को की बात की ना, चाहे वो PDM की दीगर जमातें हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तो हुकूमत है 10 साल से सूबे के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में ऐसा कौन सा, क्या मतलब वहाँ के माशी हालात बेहतर हो गए, वहाँ रोजगार, क्या वहाँ तालीम का मेयार बेहतर हो गया? आज तालीम जिस तरह से वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है जो जैसे पहले था वैसी आज भी मौजूद है। नहीं, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट, कराची की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अभी मंसूबे भी शुरू किए हैं, मुझे बहुत शॉर्ट आंसर दीजिएगा आप। अभी काफी सारे मंसूबे पे काम हुआ, आपको नहीं लगता कोई काम करेगा? अब तो कुछ मतलब वो मंसूबे ऐसे हैं कि बारिश भी नहीं, बल्कि वो तो जो सीवरेज का पानी था वो मंसूबे उसी पानी में बह गए। जो सड़कें बनी है अगर चंद पिछले महीनों में, तो आपके सामने ही वो चंद महीने तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करप्शन के अंदर उसका कोई सानी नहीं है। मतलब दुनिया में अगर उसकी रैंकिंग की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो टॉप रैंकिंग जो है उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। 14 अरब रुपए जो है इन्होंने किस तरीके से अपनी जेब में डाले। मेयर पीपल्स पार्टी का आ जाएगा, मैं नहीं समझता ये इनकी, अगर आ जाएगा तो इलेक्शन करवा दें, भाग क्यों रहे हैं? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जो आप साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछे कि आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? मतलब आपने हर दफा इलेक्शन अनाउंस होते हैं, करीब होते हैं, उसके बाद चंद दिनों पहले आप उसको जो है पोस्टपोन कर देते हैं। अब तो कोर्ट का भी फैसला आ गया, इनके लिए कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पूरी पूरी कोशिश है, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बल्दियाती इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी कौमी इलेक्शन में तो दिलचस्पी है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में जहां लोगों पे ग्रास रूट लेवल पे मेरे आपके सड़कों के, तालीम के, सीवरेज के मसाइल हल होने हैं, हमें शायद वो इसी तरीके से रखना चाहते हैं, इसी तरीके से महकूम रखना चाहते हैं, इसी तरीके से परेशान रखना चाहते हैं, इसी तरीके से हमारी तालीम को बर्बाद रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से चले राकेश मोतियानी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मौजूद तो हम मुल्क की सतह पे बात करते हैं, लेकिन अचानक से एक जो चीज़ सामने आई, वो यकीनन एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ग्राउंड रूट लेवल पे लोगों की फलाह व बहबूद पे काम करना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी, अगर सिर्फ सिंध की सियासत की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है आपकी पार्टी किस हद तक डिलीवर कर रही है सिंध में, स्पेशली माशी हब कराची को? क्या समझते हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर डिलीवर ना करती तो सिंध की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में नहीं लेके आती और ना ही उसको वोट करती। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रूट लेवल की जमात है जो हर तबके की नुमाइंदगी करती है, उसको सुनती है, उसके मसाइल हल करती है। ये साथ जो बैठे हुए हैं, इनकी दुकान सिर्फ कराची के 1-2 गलियां है जहाँ पे गटर उबलते हैं, जहाँ पे
ढकने चोरी होते हैं, जहां पे रात को चक्के और सीमेंट की बोरियां खुद हाथ से डाल के आते हैं। तो इसका पूरा कराची में इनकी चूरन यही बिकता है। और अभी भी जमात इस्लामी ये दिन को भी ख्वाब देख रहे हैं कि कराची में इनका मेयर आएगा, लेकिन ये इनकी भूल है। और मैं आपको भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जो सब पार्टियों को बोल रही थी कि आए हम हल्का बंदियां कराते हैं। मर्दमशुमारी जो कराची का बड़े में बड़ा मसला है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर्ट में गई कि भाई मर्दमशुमारी कराची की सही नहीं हुई है। ना एमक्यूएम गई, ना पीटीआई गई, ना जमात इस्लामी गई। मैं इस जमात इस्लामी के साहब से पूछता हूं कि कल वो कुछ हफ्ते पहले आपके लीडर इमरान खान की अयादत करने गए थे, जिस दौरान इमरान खान की हुकूमत थी और के इलेक्टेड कराची के लोगों के साथ खेल खेल रहा था, बारिश में मासूम लोग मर गए। उन्होंने कभी इमरान खान के गिरेबान में पकड़ के बोला भाई आप कराची के मासूम लोगों के कातिल हो? और उसने इमरान खान से पूछा कि आपने 4 साल में कराची में एक रात नहीं गुजारी? पता नहीं 1100-2200 अरब के चूना लगा के और कराची वालों को लॉलीपॉप दे के धोखा करके 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि यहां से चंदा, फितना, ज़कात कराची के मासूम लोगों से लूट के गया। लेकिन जमात इस्लामी वाले उनसे खामोश रहे, उनसे एक का सवाल भी नहीं लिया। और मैं दूसरी बताऊं, ये कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ नहीं करेंगे। इन्होंने कभी किया कि इतने फ्लाईओवर, शारा फैसल, तारक रोड, एम.ए. जना रोड और सारे ये क्लिप्टन के सारे जो अंडरपासेस रोड्स बने, और आप देखें कराची में कितने छोटे बड़े पार्क बनाए हैं मुर्तजा वाब साहब ने जो मेयर थे। और दूसरी बात, ये कराची की जो पीपल्स बस सर्विस चल रही है उसकी इसने कभी तारीफ की है? नहीं। अभी ये ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, बीआरटी के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी कभी तारीफ की है? नहीं की है। NICVD पूरे सिंध में जाल बिछा हुआ है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, इन्होंने तारीफ की? नहीं की। ट्रॉमा सेंटर कराची में जहाँ पे दर्जनों लोगों के रोज जो एक्सीडेंट होते हैं गरीब, वहां पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है, इन्होंने तारीफ की? नहीं की। क्योंकि इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खिदमत है आवाम के लिए वो हजम नहीं हो रही। और ये बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई हम इलेक्शन से क्यों भागेंगे? अच्छा राकेश बस यहाँ कुछ लम्हे मुझे दे दीजिएगा। अजीम, मैं आपको काफी प्रोग्राम में आपको काफी टाइम दे चुकी हूँ, मैं आपको मुख्तसर जवाब देने के लिए कह रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे राकेश की तरफ जाना। देखिए, हम तारीफ करें कि एनईडी के बच्चे को एनईडी के सामने कत्ल करवाया और आईजी कहता है कि आप जो है उसको रेजिस्ट ना करें, आप चीज़ें दे दें। मतलब ये आईजी से ना कि अमन अमान की ये सूरत हाल है कि हमारे बच्चियों को एक मोबाइल, मामूली से मोबाइल छीनने के लिए, इस चीज़ पे मैं इनकी तारीफ करूँ? या कराची की बच्चियाँ जो है वो चिंची पर बैठ कर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, या कराची के निज़ाम तालीम और सिंध के निज़ाम तालीम को बर्बाद कर दिया है। आज हज़ारों स्कूल बंद पड़े हुए हैं, असातिज़ा घोस्ट इनके सियासी बढ़ते, इस चीज़ की मैं इनकी तारीफ करूँ? सेहत की बदतरीन सूरत हाल है, एक हॉस्पिटल को ये टेस्ट केस बनाकर पेश कर रहे हैं कि सिंध के अंदर इसकी सूरत हाल जो फ्लड इफेक्टीज हैं, फ्लड इफेक्टीज के लिए हम जमात इस्लामी मोशन है कि जमात इस्लामी सिंध ने और जमात इस्लामी कराची ने इन्होंने क्या किया? इनको तो जो फॉरेन फंडिंग इमदाद मिली बैरून अक़वामी, वो ये इनके वडेरे खा गए। इस पे इनकी तारीफ करें। राकेश जवाब दीजिएगा। मैम, मैं आपको बताऊं कि इनके पास नुक्ता चीनी के और इनको जो ग्लासेस जो लगे हुए हैं नफरत के, उनके ये सिर्फ बुराइयां ही नजर आएगी। मैं इनको चैलेंज से कहता हूं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये करप्शन के इल्जाम लगाते हैं, एक सबूत लेके आए ना। 11 साल आसिफ जरदारी साहब ने जेल काटी। ये इमरान खान की हुकूमत थी ना, जो नालायक हुकूमत थी, जिसने पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का कर्जा देके गई है। अभी जो पाकिस्तान अल्लाह न करे यो डिफॉल्ट होने जा रहा था, उसको ये पीडीएम हुकूमत ने बचाया है। इन्होंने कभी उसके लिए आवाज उठाई? ये जो आप बोलते हैं कि हम जमात इस्लामी हर स्टेज पे आवाज उठाते हैं, इन्होंने कभी एक धरना दिया है कि इस गरी चोर साबिक वजीर आज़म ने
एक हमारे प्यारे दोस्त ने एक मोहब्बत से चलिए राकेश मोतियानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। अजीम अनवर, अदील अहमद, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मसला सिर्फ इतना है, मुल्क से मुखलिस होना बहुत ज़रूरी हो गया। या आपके मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अपने मुल्क का सोचिए, इल्ज़ामात की सियासत बहुत हो चुकी। अब यही दुआ है कि खुदा मेरे मुल्क पे ऐसे हुक्मरानों को लाए जो वाकई मेरे मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।